इससे पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी एक्सेलरेशन में है। इसका मतलब है हम यहाँ से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो हर ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। आज हम इससे भी एक स्टेप आगे की बात करेंगे। हर ऐसा बॉडी जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। यही आज हमारा टॉपिक है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है ये अभी मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका कि हर ऐसा बॉडी जो ज़ीरो एक्सेलरेशन में है, दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल ये गाड़ी आपको रेस्ट पे नज़र आ रही है, या अगर मैं एक दूसरी गाड़ी को कंसिडर करूं जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इन दोनों के बारे में हम कह सकते हैं कि ये दोनों गाड़ियां यानी ऑब्जेक्ट्स इक्विलिब्रियम में हैं। सबसे पहले मैं आपको इक्विलिब्रियम की कुछ टाइप्स बताऊंगा। इक्विलिब्रियम को हम दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दो मेन कैटेगरीज में। द वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड द सेकेंड वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, आपको इसके नाम से समझ आ रही है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। और अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है और अगर ये वेलोसिटी मुसलसल ज़ीरो ही रहे तो हम कह सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और जारी बात है ये फिर इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसा बॉडी जो रेस्ट पे है उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम डेवलप होती है, दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी और इसकी एग्जांपल्स ढेर सारी हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके लिहाज से रेस्ट पर है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। जैसे यहाँ आपको एक बुक है जो एक टेबल के ऊपर नज़र आ रही है, ये भी रेस्ट पे है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये भी रेस्ट पे है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स किस इक्विलिब्रियम में थे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अब हम इक्विलिब्रियम की दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक जो है इसके नाम से समझ आ रही है मोशन। डायनामिक के वर्ड का मतलब होता है इन मोशन। तो हर ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव करते हुए इक्विलिब्रियम में रहे, दैट इक्विलिब्रियम वुड बी डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब मोशन का क्या मतलब है? मोशन का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी उसका एक्सेलरेशन अगेन क्या होगा? ज़ीरो होगा। ऐसी इक्विलिब्रियम को बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की टाइप्स काफ़ी सारी हैं। जैसे आप एक पैराट्रूपर देख रहे हैं जो हवा में नीचे की तरफ फॉल कर रहा है और इसके ऊपर इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और रिएक्शन के तौर पे जो हवा की एक फोर्स डेवलप हो रही है वो ऊपर की तरफ लग रही है। दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। हम कह सकते हैं कि इस पैराट्रूपर के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है? ज़ीरो। और अगर नेट फोर्स ज़ीरो लग रही है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये कौन सी इक्विलिब्रियम में है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो एक्सेलरेशन है और ये मूव भी कर रहा है। इसका मतलब है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक टाइप है। इसी तरह आप ये गाड़ी देख रहे हैं, अगर ये गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हम अगेन वही बात करेंगे कि ये कौन सी इक्विलिब्रियम में है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इसी तरह आप ये एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। अब जाहिर बात है ये भी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। इसका मतलब है इसके अंदर भी जो घूमने वाला एक्सेलरेशन है, जिसे एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, वो भी ज़ीरो है। और अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो अगेन ये किस इक्विलिब्रियम में है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है और मोशन के दौरान उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो दैट इक्विलिब्रियम वुड बी डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इसको भी
आपने एग्जाम्पल्स में ये बात नोट की होगी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को भी हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आपने नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स आपको दी डायनामिक इक्विलिब्रियम की, वो कुछ लीनियर मोशन वाली थी और एक एग्जाम्पल मैंने आपको एंगुलर मोशन वाली सर्कल वाली एग्जाम्पल भी दी। इसका मतलब है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में दोनों टाइप्स की इक्विलिब्रियम आ जाती है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी। सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसकी हेडिंग के नीचे सेम वही सारी डेफिनेशन लिखेंगे, यानी अ बॉडी दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पर हम लीनियर का वर्ड यूज़ कर लेंगे, जिससे हमें ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पर हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी मोशन जो सीधी लाइन में हो या लाइन में हो, यानी इसमें हम सर्कल की बात नहीं कर रहे। ऐसी इक्विलिब्रियम को बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम दो ही पॉइंट्स याद रखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है या उसका लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है। दोनों बातों का मतलब एक ही है। इसी तरह अगर मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं, जिसमें मैं आपको वो फैन वाली या जो ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है उसकी एग्जांपल दे रहा था, तो अगर कोई भी बॉडी घूम रहा है लेकिन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, मैं आपको यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के बारे में चैप्टर 5 में डिटेल में बताऊंगा। अभी जस्ट आप ये 2-3 पॉइंट्स याद रख लें। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, और इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो मैं बड़ा क्विकली रिवाइज कर देता हूं। मैंने आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्कस किया, डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्कस किया, उसके बाद अपने डायनामिक इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स डिस्कस की। द वन इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड द सेकंड वन इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आपने इन सारी डेफिनेशंस में एक चीज नोट की होगी, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि मोशन जैसी भी है, चाहे ट्रांसलेशनल है, चाहे रोटेशनल है, चाहे बॉडी मूव ही नहीं कर रहा, इन एवरी केस एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। तो अगर आप सिर्फ ये एक पॉइंट याद रख लें कि बॉडी का एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वो बॉडी किसी ना किसी इक्विलिब्रियम की टाइप में फॉल करेगा। तो ये तो मैंने आपको अभी तक की सारी बातों को शॉर्ट फॉर्म में एक ही सेंटेंस में कंक्लूड कर दिया। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि चलें सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर हम बॉडी में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा? इसके लिए हम बड़ी आसान सी एग्जाम्पल के बारे में सोचते हैं। जैसे आप गौर करें, यहाँ पर ये कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। अभी अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, इसका मतलब है न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, चलें उससे पहले भी हम ये बात देख लेते हैं कि अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, यानी ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। यानी न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक अगर हम सोचें तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, यानी आसान अल्फाज में इस पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है। अब उस नेट फोर्स को जीरो करने के लिए हम कुछ चीज़ें इमेजिन करते हैं। मुझे ये बताएं, इस गाड़ी का वेट वर्टिकली किस तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड। इस गाड़ी का जो रिएक्शन की फोर्स है जो ग्राउंड की वजह से, रोड की वजह से लग रही है, वो किस तरफ लग रही है? ऊपर की तरफ। इसी तरह इंजन की वजह से जो व्हील घूमते हैं उनकी वजह से एक फोर्स लग रही है बैकवर्ड, ठीक है। और रिएक्शन के तौर पे फ्रिक्शन की फोर्स किस तरफ लग रही है? फॉरवर्ड। तो आप गौर करें, सारी फोर्सेस, इनमें से टोटल 4 फोर्सेस हैं। 2 फोर्सेस हैं वाई एक्सिस के अलोंग, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, और 2 फोर्सेस हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। अगर आप इन चारों फोर्सेस को ऐड करें तो इस वक्त याद रखें कि इनको ऐड करने से कितना आंसर आ रहा है? जीरो।
क्योंकि जब तक इन सारी फोर्सेस को ऐड करके आंसर ज़ीरो नहीं आएगा, नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगी और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं होगा। और जब तक एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। तो इसके लिए मैं एक हेडिंग लिखता हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, और उसके नीचे एक और हेडिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। असल में इनडायरेक्टली मैंने एग्जाम्पल की मदद से आपको फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समझा दी। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, ये असल में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पैदा करने के लिए रिक्वायर्ड है। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के आया हूँ। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अगर हम स्टेटमेंट की शक्ल में लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितनी भी हैं, अगर आप उनको ऐड करें और रिजल्टेंट फोर्स का आंसर ज़ीरो आए, तो मुझे ये बताएं न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा? ज़ीरो होगा। और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो वो बॉडी किस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। ये बात याद रखें कि अभी हम सिर्फ फोर्सेस के सम को ज़ीरो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कौन सी इक्विलिब्रियम पैदा होगी? दैट वुड बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को मैं स्टेटमेंट की शक्ल में इस तरह से लिख सकता हूँ, फॉर द बॉडी टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी अगर हम चाहते हैं कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाए, देन वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और जब सारी फोर्सेस का सम ज़ीरो हो जाएगा, यानी अगर मैं इसको फॉर्मूला की शक्ल में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। एफ के ऊपर वेक्टर का साइन भी लगा देते हैं क्योंकि हम वेक्टर सम ले रहे हैं, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम अगर ज़ीरो है तो जाहिर बात है एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा? ज़ीरो। और ज़ीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गया है। और यहाँ चूंकि हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वाली सारी एग्जाम्पल्स को देखें तो उसमें ये वाली कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाई हो रही है। चाहे गाड़ी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता हुआ देखें, चाहे पैराट्रूपर को नीचे फॉल करता हुआ देखें, अगर आप गौर करेंगे तो उनके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उन सब का सम कितना होना चाहिए? ज़ीरो। जब तक सम ज़ीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। मैं अपनी बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ें नक्श हो जाएं और आपको ये कभी भूलें ना। ओके जी, अब हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ जाने लगे हैं। उसके लिए आपने गौर से मेरी बातें सुननी है। मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स, और इसके नीचे एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं पहले लूँगा और उस एग्जाम्पल की मदद से हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम की एक दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवाएंगे या उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कर लें, हमारे पास ये एक रैंडम शेप का कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने दरमियान से पिवट कर दिया, यानी दीवार के साथ मैंने इसे अटैच कर दिया। ठीक है, गौर से मेरी बातें सुनिएगा। और इस ऑब्जेक्ट पे ये जो दरमियान में एक पॉइंट है जिसे मैं पिवट पॉइंट कह सकता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके इर्द गिर्द घूमने की सलाहियत रखता है। और अगर मैं इस पिवट पॉइंट की एक तरफ फोर्स लगाऊं एक डायरेक्शन में और दूसरी तरफ फोर्स लगाऊं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मुझे ये बताएं कि क्या इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है? बिल्कुल ऑपोजिट है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अगर एक फोर्स को मैंने पॉजिटिव कहना है तो दूसरी को क्या कहूँगा? नेगेटिव कहूँगा। और अगर दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक फोर्स पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो इनको जब मैं ऐड करूँगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर तो ज़ीरो आएगा। इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई हो रही है। यही बात तो हमने थोड़ी देर पहले की है कि अगर सारी फोर्सेस का सम ज़ीरो है तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, और जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर गौर करें, हमें एक दूसरी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया है, और वो क्या है? ज़रा गौर करें। फर्स्ट कर लें
ये जो ऊपर की तरफ ऊपर वाली साइड पे फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन मेरी तरफ है, और जो नीचे वाली साइड पे फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। इस फोर्स को मैं पॉजिटिव कह देता हूँ और इस फोर्स को मैं नेगेटिव कह देता हूँ। ये वाली जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, आई मीन पिवट पॉइंट से ऊपर जो फोर्स लग रही है मेरी डायरेक्शन में, उसकी वजह से टॉर्क ऐसे पैदा हो रहा है। और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और नीचे वाली फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो भी इसी डायरेक्शन में पैदा हो रहा है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा हो रहा है। तो ज़रा गौर से ये बात समझने की कोशिश करें कि नो डाउट दोनों फोर्सेस का सम जीरो था, लेकिन इन दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क सेम डायरेक्शन में पैदा हो गया है। और अगर टॉर्क सेम डायरेक्शन में पैदा हो गया है तो जाहिर बात है ये बॉडी इतना अच्छा तो नहीं है कि ये ऐसे ही रेस्ट पे रहेगा, ये घूमना शुरू कर देगा। और जब भी कोई बॉडी पहले रेस्ट पे है और उसने घूमना शुरू कर दिया, इसका मतलब है इसकी एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली आ गई है। पहले एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी, और अब इसने घूमना शुरू कर दिया, यानी इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई। तो दोनों फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क है वो सेम डायरेक्शन में पैदा होने की वजह से इन दोनों फोर्सेस ने एक रिजल्टेंट टॉर्क पैदा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो गई। और अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाए तो फिर जाहिर बात है एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। और हमने टॉर्क वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि अगर रिजल्टेंट टॉर्क लगना शुरू हो जाए तो बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होना शुरू हो जाता है। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो गया तो कौन सी इक्विलिब्रियम ख़त्म हो गई या कौन सी इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो गई? वो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नो डाउट बॉडी इस वक्त ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, यानी इस तरह मूव तो नहीं कर रहा, वो तो रेस्ट पे ही है। उसका लीनियर एक्सेलरेशन तो जीरो ही है, लेकिन इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यानी इसकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर मैं चाहता हूं कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ऐसा करता हूं, मैं इसी डायग्राम की एक कॉपी दूसरी भी आपको दिखाता हूं और वहां पर वो तब्दीली करने लगा हूं जो मैं अभी आपको समझाता हूं। जरा गौर से मेरी बातें सुनते रहिएगा। जो फोर्स नीचे लग रही थी पिवट पॉइंट से नीचे, अगर मैं इस फोर्स को उसी फोर्स की लाइन में लगाना शुरू कर दूं जो ऊपर वाली फोर्स है, जो मेरी डायरेक्शन में लग रही थी, जिसे मैंने पॉजिटिव फोर्स कहा था, तो जरा गौर से देखिएगा अब रिजल्ट क्या निकलेगा। अब देखिए दोनों फोर्सेस की लाइन सेम हो चुकी है और पिवट पॉइंट एक तरफ है। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनते जाए। जो मेरी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसकी वजह से जो टॉर्क पैदा हो रहा है वो क्लॉकवाइज है, और जो दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसकी वजह से इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होना शुरू हो गया। क्लियर? और दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों मोमेंट आर्म भी सेम है, इसका मतलब है टॉर्क की मैग्नीट्यूड भी सेम पैदा हो रही है, लेकिन इस टॉर्क की डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो रहा है, दूसरी की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो रहा है, और इस वक्त ये दोनों टॉर्क्स एक दूसरे को कैंसिल करना शुरू हो गए हैं और इनका रिजल्टेंट टॉर्क इस वक्त कितना है? जीरो। और अब आप गौर करें, ये बॉडी अब रेस्ट पर ही रहेगा, घूमना शुरू नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो है, यानी नेट टॉर्क भी जीरो है, जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा नहीं हुआ। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ख़त्म ना हो, तो फिर हमें एक और कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और वो मैं यहाँ पर इस वक्त आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि फॉर द बॉडी टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी अगर हम चाहते हैं कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। ये है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसको बड़ी आसानी से अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब आप सारे टॉर्क्स का सम जीरो कर देंगे तो जाहिर बात है रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होने की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा और बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगा। तो ये है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम, पूरी की पूरी इक्विलिब्रियम पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा और सेकंड को भी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। जब आप फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी ये कंफर्म हो जाएगा कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और अगर हम सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवाएंगे तो इसका मतलब है बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, यानी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के कोई भी चांसेस बाकी नहीं रहे, ना ट्रांसलेशनल को ना रोटेशनल को। तो फिर हम कहेंगे कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आ गया है। सो कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम कहेंगे बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसी तरह अगर सेकंड सेटिस्फाई हो रही है और फर्स्ट नहीं हो रही तो हम कहेंगे बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए सारी कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अच्छा, ये तो मैंने दोनों कंडीशंस को इकट्ठा डिस्कस कर दिया। अब मैं ऐसा करने लगा हूँ, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में एक और छोटा सा पॉइंट है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट कर लें, ये हमारे पास एक बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर हम किसी भी तरीके से कुछ ऐसी फोर्सेस लगाते हैं जो है तो सेम प्लेन में, यानी फर्स्ट कर लें ये सारी फोर्सेस वर्टिकल प्लेन में है, कोई इस तरफ लग रही है, कोई इस तरफ लग रही है, कोई नीचे से इस तरफ, कोई नीचे से इस तरफ लग रही है, लेकिन इन सारी फोर्सेस की प्लेन सेम है। ऐसी फोर्सेस जिनकी प्लेन सेम हो, ऐसी फोर्सेस को कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। यानी मैंने इस ऑब्जेक्ट पे कंसीडर किया कि इस पे काफ़ी सारी कोप्लेनर फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन उनका एक्स एक्सिस से एंगल डिफरेंट है, यानी ना तो 0 है ना 90 है। तो फिर क्या करेंगे? इसका मेथड ये है कि आप इन सारी फोर्सेस को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। यानी जो F1 है उसके भी दो कंपोनेंट्स आ गए, F1x, F1y, F2 के भी दो कंपोनेंट्स आ गए, F2x और F2y। इसी तरह F3 के भी दो कंपोनेंट्स आ गए, F3x और F3y। और इसी तरह F4 के भी दो कंपोनेंट्स आ गए, F4x और F4y। अब आप गौर करें, अब आप मेन जो फोर्सेस हैं उनको भूल जाएं, उनको मैं थोड़ा सा डिम कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ इनके कंपोनेंट्स को देखें। आप गौर करें, इनके जो कंपोनेंट्स हैं या तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरफ हैं या उस तरफ है, और या वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो जब कोप्लेनर फोर्सेस आ जाएं और वो डिफरेंट एंगल्स बना रही हों, तो फिर सारी फोर्सेस को ऐड करने के लिए हम उनको रिजॉल्व कर लेते हैं और फिर एक्स कंपोनेंट्स को अलग से ऐड कर लेते हैं और वाई कंपोनेंट्स को अलग से ऐड कर लेते हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी मेथड है। तो इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में अगर मैं कोप्लेनर फोर्सेस की बात करूंगा जो डिफरेंट एंगल्स पे लग रही हैं, तो मैं फर्स्ट कंडीशन को, मैं दोबारा से फर्स्ट कंडीशन आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ, उसी में अब हम दोबारा से एडिशन कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें, सिग्मा F इक्वल टू 0 जहाँ मैंने लिखा हुआ है, नीचे मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख लेता हूँ फॉर कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस के लिए क्या करेंगे? सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और इनका सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि ताकि सारी फोर्सेस का सम 0 आ जाए। तो सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स का सम भी 0 आना चाहिए और सारी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स का सम भी 0 आना चाहिए। सो इसको मैं दो हिस्सों में लिख लेता हूँ, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और दूसरा पार्ट क्या होगा? सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो अगर मैं चाहता हूं कि सिग्मा एफ 0 के इक्वल आए तो सिग्मा एफ एक्स भी 0 होना चाहिए और सिग्मा एफ वाई भी 0 होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो ये था फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। आगे फर्दर एक छोटा सा पॉइंट, अब इसमें कुछ कन्वेंशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर कन्वेंशंस को अलग से हम एक हेडिंग में लिख लेते हैं बिल्कुल एंड पे, सेकंड कंडीशन के भी बाद। अब इसमें ज़रा गौर से देखिएगा, जो फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती हैं, कन्वेंशन ये है कि उसके साथ हम पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, और जो फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती हैं, कन्वेंशन ये है कि उनके साथ हम नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। इसी तरह जो फोर्सेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हैं उनके साथ भी पॉजिटिव साइन, और जो लेफ्टवर्ड यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हैं उनके साथ हम नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। इसी तरह टॉर्क्स के लिए भी कन्वेंशंस हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है इसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम का टॉपिक, उसकी कंडीशंस, इक्विलिब्रियम की पहले टाइप्स हमने डिस्कस की, उसके बाद उसकी कुछ कंडीशंस डिस्कस